हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा विज्ञप्ति 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। कृपया इस विज्ञप्ति की जितनी भी चीज़ें हैं उसको ठीक से सुनिएगा और मेरे साथ समझते जाइएगा। आपको तो पता ही होगा, 2 दिन पहले इसका जो है हम लोग को पता चल चुका है कि 1,46,060 अभ्यर्थी इसमें सफल हो चुके हैं और इसकी जनपदवार रिक्तियाँ भी दे दी गई हैं। लेकिन अभी जनपदवार रिक्तियाँ भी हम आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रक्रिया कब से कब तक है, इसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरतें हैं और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। चलिए एक एक के बाद एक एक चीज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आवेदन पत्र। ये जो आवेदन पत्र का प्रारूप है वो आपको पहले तो वेबसाइट पे देखना पड़ेगा। ये वेबसाइट आपको मैंने दे रखी है, इस पर मार्क कर लीजिए https://upbasiceduboard.gov.in। इस पर 18 तारीख से, मतलब 18 मई से कल से, मतलब दिनांक 6 जून तक शाम 6 तक उपलब्ध रहेगा। मतलब है कि इसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी हैं A to Z इस भर्ती के बारे में देख सकेंगे। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 18 मई के अपराह्न से दिनांक 26 की रात्रि 12 बजे तक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं आप। मतलब आपकी आवेदन भरने की जो तिथि है वो घोषित कर दी है सरकार ने, वो बता दी है आपको कि 18 से 26 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं रात्रि 12 बजे तक। जो अभ्यर्थियों की जो पहले से भरे फॉर्म है वही खुलेंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो आप की वो ज़रूरत जो होगी वो होगी अनुक्रमांक, जन्मतिथि और मोबाइल संख्या की। जैसे ही इसको आप डाउनलोड करेंगे वैसे ही आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। जैसे ही OTP आप भरेंगे वैसे ही आपके सामने एक आवेदन पत्र खुल करके आएगा, जिसमें आपको जितनी भी पूछी गई प्रविष्टियाँ हैं सब प्रदर्शित भी होंगी और आपको पूरी करनी भी होंगी। उसमें कुछ पूरा करने के लिए भी कुछ होंगी चीज़ें, वो जब फॉर्म खुलेगा तभी पता चल सकता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। लेकिन ये आपको बहुत ज़रूरी से ध्यान रखना है कि अगर एक बार आपने जो फॉर्म भर दिया है वो उसमें संशोधन नहीं होगा। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर जो भी भर दिया है आपने उसको सावधानी पूर्वक भरिएगा, वरना उसमें कोई भी संशोधन नहीं मंजूर होगा। बाद में ये फाइनल सबमिट के बाद में एक भी मौका नहीं देगी सरकार इसको दोबारा से ठीक करने का। चलिए आगे इसको बढ़ते हैं, बताते हैं। जो आवेदन पत्र में जो भरने की जो बताया गया है जनपद, तो इसमें क्या करना है, इसमें 75 जनपदों का पूरा हम लोग को डेटा भरना है। जो जो अभ्यर्थी हैं, जितने भी अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं, सब लोग 75 के 75 ज़िले भरें। और 75 के 75 ज़िले भरने से क्या होगा, उनकी जो सीटें हैं वो कम से कम सुनिश्चित होंगी उस जगह पर। तो एक काम करें, एक अपना दिमाग में बना लें, सीटें देख लें और सीटों को उसके हिसाब से क्रम में बना लें कि कहाँ पर किस जनपद में कितनी सीटें खाली हैं। उस हिसाब से, उन रिक्तियों के हिसाब से एक चार्ट बना लें और उसके हिसाब से जैसे ही फॉर्म खुले अपने आवेदन पत्र में उसी रिक्तियों को उसी क्रम अनुसार भरते जाएं। और जिस ज़िले में आप रहते हैं उसको तो ज़रूर से वार्ता दीजिएगा, भले आपका उसमें सिलेक्शन हो रहा हो या ना हो रहा हो, क्योंकि बाद में हो सकता है कि उस ज़िले की मेरिट गिर जाए और आप अपने जनपद में पहुंच जाएं। इसलिए अपना ज़िला कभी भी मत छोड़िएगा। आगे बात करते हैं काउंसलिंग की। काउंसलिंग जब आपका भरांक जब मिल जाएगा किसी भी जनपद से, अभी रिक्त सीटों की भी बात करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहले हम पूरी विज्ञप्ति डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम रिक्त सीटों की भी बात करेंगे। कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अभ्यर्थी आराम से अपना पहले फॉर्म भरें, आराम से अपना भरांक जोड़ लें, उसको काउंट कर लें, अच्छे से सब चीज़ें तैयार कर लें, क्योंकि रिक्त सीटों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं कि जो गुणांक और भरांक है वो वार्ता जनपद से आपको भरना ही भरना है। अपनी श्रेणी आपको मेंशन करनी है, सब कुछ करना है। उसके बाद फिर जनपद से भरांक रिलीज़ होगा भाई कि इस जनपद का इसमें ये मेरिट गया हुआ है। इस तरह से करके आपको हर ज़िले की आपको मेरिट दी जाएगी और फिर आपको उसी ज़िले के हिसाब से अपनी काउंसलिंग में भाग लेना है। वो काउंसलिंग की तारीख तय करी है सरकार ने 3 से 6 जून के बीच में। आप उस काउंसलिंग में पार्ट लेंगे और अपनी वहाँ पर नियुक्ति पत्र को
हासिल करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगी, काउंसलिंग का मतलब सरकार ने स्पष्ट किया, अगर किसी की भी काउंसलिंग, किसी छात्र की अगर काउंसलिंग हो गई है तो उसका मतलब वो कतई ना समझे कि उसकी नियुक्ति हो गई है। ये एक कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट सरकार ने बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दिए हैं, ताकि कोई भी भ्रम की स्थिति बाद में ना हो और ये भर्ती आराम से हो जाए, किसी को भी परेशानी ना हो, ना आपको, ना हमें, किसी को भी ना हो। इसीलिए इस भर्ती के लिए शासन ने पहले से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सारी शैक्षिक जितनी भी आपकी योग्यताएं हैं, वर्गवार श्रेणी के जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सब आपके जो हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होंगे, मतलब आप उसको स्वयं से प्रमाणित करेंगे और उसको 2 सेट के साथ में वहाँ काउंसलिंग में पहुँचेंगे। और फ़ोटो कम से कम 4 रखेंगे अपने पास में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे आप पास में। बाकी ओबीसी और निवास प्रमाण पत्र आपका बता रहे हैं कि 1 साल पहले तक का ऑनलाइन अगर है तो वो चल जाएगा। आगे बात करते हैं कि क्या जो सरकारी लोग हैं, जो सरकारी में ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं इस वक्त, वो क्या इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पुट अप हो गया है। तो मैं बता दूं इसमें कि सरकार ने साफ स्पष्ट कर दिया है। ये आप देखिए, इस लाइन में आपको खुद दिख जाएगा, अलग से कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है इसको। ये सरकारी, अर्ध सरकारी, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सक्षम अधिकारी से एनओसी प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब। इसका मतलब ये है कि कोई भी छात्र, कोई भी प्रतियोगी जो वहाँ पर काउंसलिंग कराने गया हुआ है, उसके पास एनओसी होना ज़रूरी है, वरना उसकी इसमें भर्ती में शामिल होने से क्या होगा, जो जहाँ पर वो काम कर रहा है, एक तो सीट वहाँ ख़राब होगी उसकी, और एक तो जहाँ पर वो गया है सीट लेने के लिए उसकी वो सीट ख़राब हो जाएगी। तो उसमें उस छात्र का कोई भी लाभ नहीं होना है, बल्कि दूसरे का नुकसान होना है और उसका भी नुकसान होना है। वो गया लाभ के लिए, लेकिन नुकसान हो जाएगा। नुकसान यूँ होगा क्योंकि अगर उसने दिशा निर्देश नहीं पढ़े हैं, उसको ठीक से नहीं समझा है, तो फिर वो नुकसान उठा जाएगा इसी बात का। इसीलिए हमेशा से चीज़ें पढ़ के समझ के ही हर जगह आगे बढ़ना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है इसको ज़रूर से पढ़ लीजिए कि आपको कैसे वहाँ पे भागीदारी करनी है। आपको काउंसलिंग की पूर्व ही आपको एनओसी ले लेनी है अपने सक्षम अधिकारी से, तभी आप जा सकते हैं काउंसलिंग में। वरना आप क्या होगा, वहाँ पर आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे और वो पूछेगा आपसे कि क्या आप सरकारी अर्ध सरकारी किसी भी सर्विस में हैं, तो वो आप कहेंगे हाँ हैं, तो वो एनओसी मांगेगा आपसे। और जब वो एनओसी मांगेगा आपसे तो आप कहेंगे हमारे पास नहीं है। फिर जब आपके पास नहीं तो आपका एक तो जाना भी बेकार हो जाएगा, और दूसरी बात, अगर आप गए भी हैं, अगर आपका मान लीजिए किसी वजह से अगर वहाँ पर नहीं पूछा गया, आपने सब कार्य पूर्ण हो गया आपका, लेकिन उसके बाद में कह दिया गया अरे ये तो जो है सरकारी थे, इन्होंने तो अपना करा लिया है काउंसलिंग, तो क्या होगा उससे, एक तो आपकी भी नौकरी खतरे में आ जाएगी, और दूसरी बात जो आपकी जगह पे जिसको मिलने वाली, इसको नौकरी की ज़रूरत है समझ लीजिए, उसकी भी बेकार हो जाएगी वो सीट। इसलिए ध्यान में रख करके एक एक चीज़ को 100 बार पढ़कर ही जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के क्रम में। अब जो है बैंक ड्राफ्ट की बात कर लेते हैं। बैंक ड्राफ्ट जो है वो जनरल और ओबीसी के लिए, फिर सुनिएगा, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए सरकार ने 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट लाने के लिए कहा है। बाकी एससी एसटी के लिए 200 रुपये का, और विकलांगों के लिए ये निःशुल्क है। उनको किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं बता रही हूँ, आवेदन पत्र भरने का कोई भी शुल्क नहीं है, लेकिन आप जब काउंसलिंग कराने जाएंगे तो उससे पूर्व आप एक बैंक ड्राफ्ट बनवा के लेकर जाएंगे। मेरी बात आप बहुत समझ लीजिए, सुन लीजिए, और इसको विज्ञप्ति को मैं इसीलिए दिखा रही हूँ, आप इसको पढ़ते जाइए, और मेरी वीडियो को बार बार अगर 1-2 बार देखेंगे ना तो आप विज्ञप्ति इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि इसमें लिखी बातें क्या क्या हैं। तो इसको करिएगा क्या कि आप 500 रुपये का ड्राफ्ट ज़रूर बनवा लीजिएगा। आप अगर निर्धारित जनपद में अगर आप वहाँ पर आ रहे हैं, उस मेरिट के अंदर आ रहे हैं, तो तैयारी तो आपको रखनी पड़ेगी। तो तैयारी में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक तो तैयार करने पड़ेंगे, ओरिजिनल के साथ में 2 सेट फ़ोटो तैयार करनी पड़ेगी, और साथ में एक बैंक ड्राफ्ट भी तैयार करना पड़ेगा। और जैसे कि
पिछली भर्ती में था वो 68,500 वाली में कि जिन भी शिक्षकों का इसमें सहायक अध्यापक पद पर भर्ती हो जाएगी, शायद उसमें भी मुझे याद है स्थानांतरण उसमें भी नहीं था। और इस भर्ती में भी सरकार ने सफ़ा मना कर दिया है कि मैं जिन भी सहायक अध्यापकों का भर्ती 69,000 में होगा उनका स्थानांतरण कदापि आगे प्रक्रिया में ना लाया जाए। मतलब जो जहाँ पर है ज़िलों में वो वहीं पर रहेगा, वो स्थानांतरण कभी भी आगे नहीं भर पाएगा। ये सब जियो में पूरा दे रखा है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। जब वीडियो देखेंगे आप बार बार तो आप इसको आराम से पढ़ते भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि आराम से लिखा हुआ है, हिंदी के शब्द हैं, आराम से दिख रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं, मतलब आराम से। चलिए अब रिक्त सीटों के बारे में बात करते हैं, जो सबके दिमाग में गूंज रहा है। एक ही प्रश्न गूंज रहा है दिमाग में, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, गुणांक मेरा इतना है, मेरा गुणांक उतना है, क्या है, कैसे है। तो चलिए ज़रा एक बार बात कर लेते हैं इस बारे में कि क्या गुणांक, किसका गुणांक, किस मेरिट की बात हो रही है यहाँ पर। इस मेरिट की बात आप हम करते हैं। सबसे पहले तो एकेडमिक मेरिट से शुरुआत करते हैं। एकेडमिक मेरिट कौन सी, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या बीएड बीटीसी में से एक कोई जो आपने किया है उसका 40% काउंट होगा, और 60% जो आपने भी सुपर टीटी दिया है, टीटी नहीं सुपर टीटी जो दिया है उसको मिला के उसका 60% काउंट होगा। जो भी नंबर आपने प्राप्त किए हैं सुपर टीटी में उसका 60% निकलेगा, मैं बता दूं आपको वो, और जो आपका एकेडमिक है 10% वो मिला करके जो भी गुणांक बन रहा है वो आपकी मेरिट कहलाई जाएगी। अब कुछ अभ्यर्थी इसलिए परेशान होंगे कि मेरी मेरिट बहुत कम है, मैं ओबीसी में हूँ, मैं जनरल में हूँ, मेरी सीटें तो खाली इतनी ही हैं, मेरे पद तो खाली इतने ही हैं। तो मैं एक बात साफ बता दूं कि इसमें इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है, ज़रा आप मेरे नज़रिए से सोचिए। अगर सपोज़ करते हैं कि मैं एक नौकरी में हूँ, मैं एक सरकारी नौकरी में हूँ और मैं अपने गृह जनपद में नहीं हूँ, मैं किसी और जनपद में कार्यरत हूँ, ठीक है, और मैंने 69,000 शिक्षक भर्ती दे दी है और मेरे गुणांक बहुत अच्छे आए हैं और 70, 72, 72 आए हैं, और मैं चाहती हूँ कि अब वाला ज़िला छोड़ के अपने गृह जनपद में चल कर के ले लेती हूँ। तो मैं गई वहाँ पे, एनओसी ले ली मैंने और मैं गई वहाँ पर, मैंने जो है ये सब कराया, काउंसलिंग कराई, और फिर क्या हुआ, जनपद तो मिला नहीं, क्योंकि वो जनपद जो मेरा गृह जनपद था तो पहले से फिल हो चुका है, तो मुझे पता नहीं है। जो मैं जहाँ पे गृह जनपद में जहाँ पे थी वो तो मिला नहीं, और जहाँ से मैं छोड़ के आई वहाँ तो छूट ही गया। सोचिए, पहले ज़रा सी बात सोचिएगा मेरी, जो मैं छोड़ के आई हूँ नौकरी अपनी एनओसी दे करके, वो तो मैंने छोड़ी, और जो मुझे ज़िला मेरे से सोच के आई थी कि मुझे ज़िला गृह जनपद का मिल जाएगा, वो भी नहीं मिला, वो भी मेरे हाथ से निकल गया। तो ऐसा कोई काम क्यों करेगा, ऐसा कोई काम नहीं करेगा। तो उस हिसाब से अगर मैं सोचूं कि जितने भी लोग वर्किंग हैं वो थोड़ा सोच समझ के ही कदम उठाएं इस बारे में, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि भाई मेरिट जो है वो कुछ लोगों की ही बहुत ज़्यादा है। भाई पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो हमारी जो आसपास के लोगों से, जैसे मैंने सर्वे किया तो मैंने ये जाना कि 70 से 75 गुणांक के लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं, ज़्यादा 12 से 13 हज़ार लोग हैं, सीटें 69,000 हैं। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, सीटें 69,000 हैं, और जो ये 70 से 75 वाले वो 12 से 13 हज़ार तो भाई होंगे ही। भाई पढ़ाई तो है ही है, भाई कई बच्चे तो बहुत दिमागदार हैं ही हैं, पढ़ने में तेज़ हैं ही हैं, तो सभी को पता है। कुछ बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि के ही होते हैं, तो उनको हम काउंट ना करके सोचें कि भर्ती जो अभी भी बची है वो भी हमारे पास एकदम सॉलिड बची हुई है। अभी भी कितनी सॉलिड बची हुई है, जोड़ लीजिए, अगर 15,000 भी निकल जाते हैं 69,000 में से तो हमारे पास अच्छा खासा एक अमाउंट है। तो कुछ नहीं करना है आपको, आप आराम से बैठिए, जो रिक्त सीटें हैं उनको देखिए, ज़िलों को देखिए, ज़िलों की रिक्तियों को देखिए, और मैं कुछ आपको ज़िले बता रही हूँ जहाँ पे रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आप उन रिक्तियों को पहले भरिए, ताकि जो मेरिट गिरेगी तो वो गिरते गिरते गिरेगी, लेकिन सीटें तो ज़्यादा होंगी ना। अगर सीटें ज़्यादा होंगी तो आपके चांस और भी बढ़ सकते हैं उन ज़िलों में। गृह जनपद ज़रूर डालिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ गृह जनपद नहीं डालिए, गृह जनपद तो डालना ज़रूरी है भाई। हो सकता है कि उस ज़िले में मेरिट गिर जाए और आपको गृह जनपद मिल जाए, है ना। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भी जो भी है, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो दिव्यांग हो, वो पूरी अपने जितनी भी ज़िलों की रिक्तियाँ हैं उसको इकट्ठा कर ले, उसको क्रमवार लगा ले, जो सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ जहाँ पर है उनको सबसे ऊपर रखे, फिर वैसे ही घटते हुए क्रम में आगे बढ़ता हुआ चला जाए और अपनी रिक्तियों को उस हिसाब से बना ले।
जैसे ही आवेदन पत्र खोले उसी रिक्तियों को उसमें डाल करके अपना आवेदन पूर्ण कर लें। चलिए हम कुछ ज़िले आपको बता देते हैं, बाकी आपने तो रिक्तियाँ देख ली होंगी, लेकिन मेरी जो नज़र में रिक्तियाँ हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। जो सबसे ज़्यादा हैं, लखीमपुर है आपकी, सीतापुर है आपकी गोरखपुर है, आपकी देवरिया है, आपकी हरदोई है, आपकी सीतापुर है, आपकी जो है मिर्ज़ापुर है, आपकी जौनपुर है। ये सब आपकी जो हैं काफ़ी इसमें संख्या ज़्यादा है, और जब संख्या ज़्यादा होती है सीटों की तो वहाँ पे चांसेस अभ्यर्थियों के और बढ़ जाते हैं, मतलब उनकी आने की उम्मीद और बढ़ जाती है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी जो जनपदवार रिक्तियाँ आप उन्हीं से क्रम में चलिए। ये ना हो कि आपने छोटे ज़िलों से अपने गृह जनपद की लालच से अपना गृह जनपद पहले डाल दिया, फिर ये तो गलत तरीका हो जाएगा ना अपना चयन करने का, क्योंकि गृह जनपद तो सभी चाहते हैं, लेकिन गृह जनपद हमारा मकसद गृह जनपद नहीं है, हमारा मकसद है नौकरी। हमारा मकसद जो नौकरी है वो इसी से हल हो जाएगी कि अगर हम रिक्तियों को दिमाग में रख कर बैठें और रिक्तियों के ही क्रम में अगर हम उस जनपदों को बनाएं और सारे 75 के 75 ज़िलों को उस क्रम में रख दें रिक्तियों के हिसाब से, तो हमें लगता है कि कोई भी, मुझे लगता है, छूटेगा नहीं। और ये 50 और 55 और 58 की कोई बात नहीं है, जो भी बातें हैं वो सिर्फ सीटों की है और ज़िलों की है और जनपदों की। और मेरा विश्वास मानिए ये मेरिट गिरेगी और ज़रूर गिरेगी, और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल परेशान ना हों, निश्चिंत रहें, सुकून से रहें, अपना आराम से खाएं पिएं सोएं, और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। देखिए परेशानी से कोई चीज़ हल नहीं होती है, पहली बात तो परेशान होने से देखिए काम बिगड़ते हैं, काम बनते तभी जब आप एकदम सुलझे हुए मन से काम करते हैं। तो अभी सुलझे एकदम बैठिए, समझिए बस मेरी नौकरी लग रही है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।